हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन। मेरी प्यारी सी फैमिली पावर एजुकेशन का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। सो ये हमारी बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर यूनिट नंबर 3 और क्लास नंबर भी 3, ठीक है। सो एक तरीके से लास्ट यूनिट चल रही है हमारी। कहने को 3rd यूनिट है, बट जो ऐप पर जो बच्चे हैं, मैंने पहले 1st, 2nd और 4th और 5th यूनिट करवाई थी, और एंड में मैं करवा रही हूँ यूनिट नंबर 3rd, ठीक है। जो यूट्यूब पे जो क्लासेस आएंगी वो ऑब्वियसली यूनिट वाइज आए आपकी, ठीक है। वो तो चलो चैनल के हिसाब से वो यूनिट वाइज आएंगी। ऐप पर जो बच्चे भी हैं उनके लिए ये है हमारी लास्ट यूनिट, ठीक है। सो लास्ट यूनिट में अपन ने कर लिए थे, एक डॉक्टर हेडगर थे जो उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ लिया था। अगर आप वो अच्छे से पढ़ लोगे 2 क्लासेस, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन या मान लो शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि मतलब इनके बारे में बताओ, कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट के बारे में बताओ कि उसमें क्या कुछ था, तो आप इजीली थोड़ा सा कर पाओगे, ठीक है। सो अब आपके आते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट होता क्या, ये जो पहले जो बच्चे क्लासेस लगा चुके हैं उनको इजीली पता है कि क्या चीजें होती हैं। जैसे मान लो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, हमें एक पैसेज दे दिया जाएगा, हम पोइट्री कर रहे थे, है ना। पोइट्री सेक्शन में हमने देखा था, एक पोइट्री सेक्शन आ जाता था, उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करते थे कि इसमें क्या कुछ आपको दिया गया है, क्या कुछ इसमें आपको डिटेलिंग थोड़ी ओवरव्यू बताना था। ऑब्वियसली ओवरव्यू बताना था, उसके बाद हम पूरी डिटेलिंग में जाते थे, ठीक है। मान लो उसमें कोई डिटेल्ड टर्म यूज होती थी तो आप वो लिखते थे, वो था पोइट्री सेक्शन का काम। अब इसमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या आएगा, इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ पे क्या करोगे आप, थोड़ा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट होता है कि ये मैंने अच्छे से आपको लाइंस रटा रखी है पिछली क्लासेस में, दोबारा रटा दूंगी, टेंशन ना लो। फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग करेंगे कि पूरी डिटेल में इसको दे क्या रखा है। अगर मान लो कोई वर्ड ऐसे यूज किए गए तो ऑब्वियसली आपको वो भी मेंशन करेंगे। सो आप ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको इजिली समझ आ पाए। अभी तो जो मैंने राम कहानी गाई है वो इजिली समझ आ सके, कैसे किया वो आगे मैं समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सीरियस होके पढ़ लेना, ठीक है भाई। अब आप करते हैं नेक्स्ट, अपनी पहले लाइंस पढ़ लेते हैं। क्या लाइंस है थोड़ी सी, डॉक्टर हेडगर एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने वैसे आपको पिछली क्लासेस में बता दिया, तो आपको इजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। वो क्लासेस अगर किसी ने देखनी तो पहले वो क्लासेस देख लो, ठीक है। नहीं तो ये देखनी, अगर शुरुआत से पढ़नी तो ये पढ़ लो, ठीक है, एज यूर विश। दैट वेरी सिमिलर मैन और डॉक्टर हेडगर वंस इनवाइटेड 4 वेरिएबल फ्रेंड्स टू मीट हिम इन स्टडी। कहने का मतलब जो एक अकेला रहने वाला एक आदमी था, वो था डॉक्टर हेडगर, जो एक साइंटिस्ट थे, बेसिकली मेडिकल साइंटिस्ट थे, ठीक है। वो मेडिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने 4 वेरिएबल फ्रेंड्स, मतलब कि जो कहते हैं जिगरी यार, जिसको आप कहेंगे जो छोटे होते से अपने यार हो, बेसिक फ्रेंड्स हो, ओके, फ्रेंड्स हो, ठीक है। तो उन चारों दोस्तों को उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था, इन स्टडी रूम कह सकते हो, अपनी एक स्टडी के लिए, एक एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने उनको बुलाया था, ताकि वो एक्सपेरिमेंट उनके साथ कर सके, ठीक है, अपने एक रूम में, ओके। They were all naturally odd creatures who had been unfortunate in his life and whose greatest misfortune it was but that they were not long ago in their graves। कहने का मतलब कि जो अब मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देती हूँ कि वो क्या थे, काफी ओल्ड क्रिएचर्स, मतलब कि वो काफी सारे जो थे वो सारे बूढ़े हो चुके थे, और वो क्या थे, अब उनकी लाइफ जो थी, मतलब कह सकते हो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। जैसे मानो 70 साल के बंदे जो थे, 60-70 साल के, उतने में वो पहुंच चुके थे, और वो बहुत टाइम हो गया था उनको अपनी जो जिंदगी, जो उन्होंने असली जिंदगी जी है, मतलब जो जवानी की जिंदगी है, उसको जिए हुए को बहुत टाइम हो गया था, ठीक है। अब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में करोगे क्या, रट लो ये लाइन जो मैं वो बताने वाली हूँ। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करोगे, ऑथर का नाम, अब देख लो, आप स्टोरी पढ़ रहे हो ना, नॉवल पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, तो उसमें ऑथर लिखोगे, पोइम पढ़ोगे तो उसमें पोइट लिखोगे। पहले तो लिखोगे ऑथर का नेम, कि ऑथर का नेम क्या है, दूसरा उस स्टोरी का नाम क्या है, वो स्टोरी या मान लो कोई भी नॉवल है या कुछ भी है हमारा इस टाइप का स्टैंडर्ड टाइप जिसमें आ गया, उनका नाम लिखोगे, 2 ये, और ठीक है। और अगर उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दोगे, लाइक 1-2 लाइन्स में दे दोगे, 2 लाइन से ऊपर ना जाना, और 1 लाइन से तो नीचे क्या ही जाओगे तुम, है ना। ये चीजें करोगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में, बेसिकली थोड़ा ओवरव्यू बताना कि इसमें आगे करने क्या वाले हैं इस स्टैंजा में, ठीक है। तो वो करते हैं अपना रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। दीज लाइंस आर फ्रॉम डॉक्टर हेडगर्स एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो लाइनें हैं ये डॉक्टर हेडगर्स एक्सपेरिमेंट नाम के एक चैप्टर से ली गई हैं। डॉक्टर हेडगर इज अ वेरी सिंगुलर, वो क्या है, बहुत एक अकेला, वेरी सिंगुलर का मतलब है एक अकेला आदमी है, और क्या है, एविडेंटली अ मैन ऑफ साइंस, बट साइंस इन हॉपस्टॉन स्टोरी इज मिक्स्ड विद द मैजिकल। कहने का मतलब, कहने को तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट के, देखो नाम याद है ना, डॉक्टर हेडगर्स एक्सपेरिमेंट, नाम था डॉक्टर हेडगर्स एक्सपेरिमेंट। कहने को लग रहा है कि ये कोई साइंस का कोई इन्वेंशन या कुछ साइंस के बारे में अपने को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में अंदर जब आप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जादू ही कोई चीज दिखाने की कोशिश अपने को कर रहे हैं। कहने को साइंस है लेकिन लग वो स्पिरिचुअल सी रही है, ठीक है, एक मैजिकल लग रही है अपने को, स्पिरिचुअल तो और आध्यात्मिक हो गया, मतलब मैजिकल सी लगती है, ठीक है। वह प्रत्यक्ष रूप से वही चीज होगी। कहने को तो वो वैज्ञानिक आदमी है, वैज्ञानिक स्टोरी है उसकी, लेकिन वो फिर भी उस बुक्स में क्या है, वो एक जादुई कह सकते हो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है।
And with the sinister, his young wish to be died from drinking one of his portion, कि मतलब वो क्या करता है, वो टिंग्स विद सिनिस्टर कहने का मतलब कि वो बरवा के साथ रंगा हुआ है। टिंग्स विद सिनिस्टर का मतलब होता है एक क्यूरियोसिटी, बहुत सारी क्यूरियोसिटी के साथ वो है क्या है, वो एक क्यूरियोसिटी भरे एक उसमें पानी, एक तरल की, एक केमिकल की बात उसमें की जाती है, जो क्या है, उसकी युवा होने वाली पत्नी उसका भाग एक पानी पीने से मर गई थी। वाओ रे, और इसमें पूरी डिटेलिंग दे रखी है। वाह, तो क्या मतलब वो एक ऐसा पानी था, एक केमिकल ऐसा था कि उसको पीने से क्या थी, उसकी बीवी मर गई थी। अब पता नहीं ये क्या सीन है। मतलब कहने का मतलब ना, बेसिकली मैं आपको नॉर्मल बताऊं ना, तो मतलब एक वो नहीं होता, साइंस, ज्यादा साइंस पढ़ने वाले बंदे थोड़े से आधे पागल होते हैं, वही बात। तो वो इतनी ज्यादा साइंस पढ़ चुका था, तो उसको ऐसा था कि मैंने नॉर्मल एक्सपेरिमेंट तो पढ़ लिया, अब मैं कोई जादुई एक्सपेरिमेंट करूं, ठीक है, उसको ये था। अब इसमें था, सम क्रिटिक्स हैव सजेस्टेड दैट द कैरेक्टर शुड बी व्यूड इन द ट्रेडिशन ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। कुछ आलोचक सुझाव ये है कि कुछ सम क्रिटिक्स हैव सजेस्टेड दैट, वो ये सजेशन करते हैं कि चरित्र को डॉक्टर फॉस्टर्स की परंपरा में देखा जा सकता है, ठीक है, उनके कैरेक्टर में वो जो उनके ट्रेडिशनल थॉट्स है वो देखे जा सकते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन कहते हैं, द ओपनिंग sentences establish Dr. Hadgers and an old character and as the instigator of events। अगर व्याख्या में कहें तो स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रारंभिक लाइंस में, ओपनिंग सेंटेंसेस में क्या होता है, जो डॉक्टर हैडगर्स जो है वो एक कह सकते हो ओड करेक्टर। ओड करेक्टर का मतलब होता है अजीब सा करेक्टर हो, मतलब मतलब समझ ना आए, उस बंदे के चरित्र का समझ नहीं आया कि ये बंदा है कैसा, ठीक है, उसके ओड करेक्टर के अजीब से चरित्र के बारे में पता लगता है। एंड एज द इंडिकेशन ऑफ इवेंट्स, और कई घटनाओं, इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, और कई घटनाओं को भड़काने वाले रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उस स्टार्टिंग की लाइन में ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि वो डॉक्टर हैडगर के ओल्ड कैरेक्टर के बारे में हमें पता लगता है कि वो थोड़े अजीब से कैरेक्टर के आदमी हैं, और कुछ ऐसे इवेंट्स जो मतलब कि ना सपनों में देखे जा सकते हैं, ऐसे इवेंट्स की घटनाओं का वो कह सकते हो उनकी थॉट्स दिमाग में चलती रहती हैं कि ये सपना भी सच हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, next time reference to the other form reference to the other four characters as variable is a tongue-in-cheek reference to the fact that they are old but have gained no wisdom in their years for now। कहने का मतलब जो रेफरेंस टू द अदर फोर कैरेक्टर्स की, जो अलग जो चार जो वो उनके जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो वो चार वो जो दोस्त थे, उनने चार चरित्रों को कमजोर के रूप में संदर्भित करना एक गाल में जीभ होने के समान है। अब इसका कहने का मतलब ये है, और वर्षों से उनके संबंध में कोई डेटा नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि रेफरेंस टू अदर फोर कैरेक्टर्स एज अ वेरिएबल। अब बेसिकली देखो, जो वो अगर उन चार कैरेक्टर्स जो चारों के दोस्त थे उनके बारे में अगर बात करें, तो जो मतलब कि जो वो डॉक्टर है, तो वो ये सोचता था, उनको भोला सोचता था। भोलेपन का कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब वो उनको ये सोचता था कि मतलब मैं जो कहूंगा तो ये उस चीज को मान लेंगे, मैं उनको अपनी बातों में ला सकता हूँ, ठीक है। वो उसी तरीके से वो फोर फ्रेंड्स जो थे वो कहता था ना कि मतलब अगर ये पियोगे तुम जवान हो जाओगे, और वो उनकी बातों में आ भी जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता था, ये किसके समान था, देखो अभी इन्होंने इसमें लिटरेट टर्म यूज की गई है कि वो क्या है, ऐसा लगता है कि गालों में जीभ होने के समान है, ठीक है। ओके, that the fact that they are old but have gained to know wisdom in their later years for now। और इसमें इसकी वजह से क्या है, उनके जो मतलब कि उनके जो मतलब जिंदगी टपी है, जो पहले जो जिंदगी उनकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक है, इसी वजह से क्या है, उनको जो है इतनी ज्यादा उनमें वो कठोरता नहीं आई है, क्योंकि वो इतने ज्यादा मतलब कि कह सकते हो इतने फाइटिंग वाले नेचर वाले नहीं थे। बेसिकली कहने का मतलब ऐसे दोस्त थे, ऐसे फ्रेंड्स थे जो मतलब इकट्ठे रहते थे, मतलब लड़ भी लिए तो भी इकट्ठे रहते थे। और अगर मान लो डॉक्टर हेडगर ने कह दिया कि मतलब ऐसा होगा, तो वो उसके एक्सपेरिमेंट को सच मानते भी थे, ठीक है। वो अपने पिछली क्लास में पढ़ा ही है ना, वो किस तरीके से वो उस पानी को पी जाते हैं और वो जवान होते हैं, ये सब कुछ है ना। आगे चलते हैं। इसमें द नरेटर स्पीकिंग टू देम विद रिस्पेक्ट इवन दो इट विल बी रिवील्ड दैट ही डज नॉट फील ही डिजर्व इट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मतलब कि नरेटर स्पीकिंग टू देम, अब जो वक्ता है वो उनके प्रति बात करता है रिस्पेक्ट के साथ, उनके प्रति बात करता है, कुछ कहता है रिस्पेक्ट के साथ, विद प्रति आदर, मतलब विद रिस्पेक्ट, इवन दो इट विल बी रिवील्ड दैट ही डज नॉट फील ही डिजर्व इट। हालांकि ये उजागर करता है, ये चीज रिवील्ड होती है कि मतलब वह ऐसा महसूस नहीं करता कि वो उसके लायक भी है, ठीक है। वो मतलब कि बेसिकली इतने
रिस्पेक्ट से बोलते हैं, वो इतने रिस्पेक्ट से बोलता है कि किसी को फील ही नहीं होता, और वो बोल भी देता है कि तो मतलब हालांकि वो इस चीज के लायक नहीं है इस चीज को कहने के, लेकिन वो फिर भी रिस्पेक्टफुली इस चीज को बोल देता है, ठीक है। इस तरीके से अभी तो भाई उसके करेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें अब आते हैं अगली जो अगली दो लाइनें थी, ठीक है। अब अगली दो लाइनें क्या कहती हैं, अगली दो लाइनें कहती हैं हमें कि मिस्टर मैक्रोबर्न, मिस गेस्ट्रियंस, कोलन क्लीग्रो एंड द विडो विचली, ये चार कौन थे भाई, ये चार थे उनके फ्रेंड्स, वो चार फ्रेंड्स थे उनके। इनमें से जो विडो विचली थे ये फीमेल फ्रेंड थी, और वो तीन जो थे मेल फ्रेंड थे, ठीक है। आर मिस्ट्रेबल इन देयर ओल्ड एज, सो मिस्ट्रेबल, कहने का मतलब जो उनकी ये जो चारों जो दोस्त थे, चारों दोस्तों के नाम लिखेंगे, उनको क्या है, प्राण अवस्था में दया के ये पात्र है। कहने का मतलब कि वो उस बुढ़ापे में वो दया के क्या हो सकता है उनकी लाइफ में काफी कह सकते हो कंफ्लिक्शन चल रहे हो, और मतलब मिसरेबल हालत उनकी उस लाइफ में हो चुकी थी, ठीक है, उनकी ओल्ड एज में। नेक्स्ट इसमें वो मजबूर थे, कहने का मतलब मजबूर थे वो, ठीक है। दे नरेटर असर्ट्स दैट इट वुड बी बेटर इफ दे वर डेड, और वो वक्ता ये कहता है, नरेटर ये कहता है कि ये कहना बेहतर होगा कि अच्छा होता कि अगर वो अब मर चुके होते, शायद ज्यादा मतलब कंफ्लिक्शन होगी उनकी लाइफ में। ही टॉक्स अबाउट द ग्रेट मिसफॉर्चून, और उन महान दुर्भाग्य के विषय में वो बात करता है, मिसफॉर्चून के बारे में वो बात करते हैं, ठीक है। वो भी यही कहते थे। एंड में होता ना, एंड में ये लाइंस आई थी वो लास्ट अपनी क्लास में, लास्ट सेकंड नंबर क्लास में, कि वो खुद कहते थे कि हमने जादुई पानी पी के भी हम जवान हो गया। बाद में धीरे धीरे जब वो पानी डुल जाता, मतलब पानी गिर जाता था, तो वो कहते थे ना कि भाई अब तो दोबारा हम बूढ़े हो रहे हैं, वो दोबारा बूढ़े हो जाते हैं, और वो कहते हैं ना कि काश अब हम ना ही होते तो अच्छा होता, कि अगर अब जिंदगी ना ही होती, हो तो जवानी हो, नहीं तो ये जिंदगी ना हो। वही लाइनें बाद में एंड में बोलते हैं, वो इसमें शो की गई है, ठीक है। सो एक बार अपन नेक्स्ट इसमें मैं आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करवा देती हूँ, थोड़ा सा इसमें समझा देती हूँ, उसके बाद क्या करूंगी मैं आपको कल अगली क्लास में, आने वाली क्लास में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इसको ये पूरा रीड कर लो भाई, इतना राम कहानी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये रीड कर लो, मैं इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करवा देती हूँ आपको। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम डॉक्टर हेडगर एक्सपेरिमेंट्स बाय नेथलिन हॉथॉर्न, की मतलब डॉक्टर जो हेडगर एक्सपेरिमेंट जो है उससे ये लाइनें ली गई हैं, और उनका ये नाम है, और जो ऑथर है उनका नाम है नेथलिन हॉथॉर्न, ठीक है। नेथलिन हॉथॉर्न उनका नेम है, ठीक है। और इसमें क्या कहता है, जो नरेटर कहता है, द नरेटर इन दिस लाइन गिव बैकग्राउंड ऑन द थ्री ओल्ड मैन डिस्क्राइबिंग हाउ देयर मिसफॉर्चून प्लेड आउट, कि उस इस लाइनों में क्या करता है, वो इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि उन तीन वृद्ध व्यक्तियों को, मैंस, उन तीन मैंस की बात करते हैं जो उनके दोस्त थे डॉक्टर हेडगर के, उनके जो है बैकग्राउंड का पता उसमें बता रहे हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, पिछली जो उनकी जो मतलब कह सकते हैं बैकग्राउंड है, और वो उस बैकग्राउंड में क्या मिसफॉर्चून से वो प्ले कर रहे हैं, कहने का मतलब उनका बैकग्राउंड जो अच्छा नहीं है ज्यादा, ठीक है। वो अच्छे कह सकते हो, अब उनकी लाइफ इतनी बेटर रह नहीं गई है, और वो क्या है, दुखों से भरी हुई अब है, ठीक है। मैडबर्न वाज ruined by the pursuits of money, Kilgore by the pursuits of pleasure, and Gostinus by the pursuits of fame, a classical dream variant of temptation। अब इसमें इनको बताया गया कि कौन किससे ज्यादा तंग आया हुआ है, वो बताया गया है, ठीक है। जो मैडबर्न जो है वो ruined by the pursuit of money, वो क्या है, मनी के मतलब पैसे की चाह, ruined by pursuit of money, pursuit का मतलब होता है चाह होना, मतलब पैसे के चाह में, कि पैसे की इच्छाओं में वो बर्बाद हुआ है, ruined हुआ है उसका मतलब वो बर्बाद हुआ है। killing you by the pursuit of pleasure, और जो किंग यू जो है वो क्या हुए हैं, आनंद की चाह में, प्लेजर की चाह में, सुख कि मुझे यहाँ से भी आनंद मिले ना, मौज मौज मस्ती की चाह में ही वो बर्बाद हुए हैं। और जो गैस्टियन जो है वो क्या परस्यूट हुए हैं, फेम और क्लासिकल, उसको भी मेरे को फेम मिलती रहे, मुझे बस फेम मिले, मैं मतलब मेरा नाम हो, इसी चीजों से वो क्या हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। और बेसिकली ना ये तीन चीजें आदमी को बर्बाद करते हैं, फेम, पैसा और एक आनंद, ये तीन चीजें मेन बात ये दिखाना चाहते हैं, मुझे लगता है शायद ऑथर अपने सभी को इस चीज के बारे में, ये तीनों चीजों की वजह से जो है बर्बाद हुए हैं। नाउ इन देयर ओल्ड एज दे लिव विद द कॉन्सिक्वेंस, और अब अपने बुढ़ापे वो क्या है, इन सभी जो इन चीजों उन्होंने की थी, बुरे कर्म किए होंगे, उन सभी के परिणाम जो है वो भुगत रहे हैं, ठीक है। सो आपकी जो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टाइमिंग होगी है, ओके, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट ये वाला पूरा एक्सप्लेनेशन जो अभी इस क्लास में करवाना था, और नेक्स्ट जो अपनी एक्सप्लेनेशन होगी अगली आने वाली दो एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में 2 या 3 आपको करवाने की कोशिश करूंगी, और उसमें नेक्स्ट में आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब और साथ में कल यूट्यूब पे लाइव क्लास आऊंगी, बिकॉज आज आ नहीं पाई टेक्निकल इशू की वजह से। सो कल मैं लाइव आऊंगी 5:30 से 6 बजे तक यूट्यूब पे लाइव, देन उसके बाद 6:30 आपकी ये क्लास लग जाया करेगी, ठीक है। सो कल ऐप वाले बच्चे जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सारे 5:30 बजे इंग्लिश कंपल्सरी की क्लास लगाने आ जाना। तो अभी आपको बता रही हूँ इंग्लिश कंपल्सरी की आपकी क्लास लगेगी 5:30 से
सॉरी 6 बजे, ठीक है। इंग्लिश कंपल्सरी की आपकी क्लास लगेगी 5:30 से 6 बजे तक यूट्यूब पर। तो आप आ जाना सारे बच्चे जो ऐप वाले अभी यहाँ पे हो, 5:30 से 6 बजे तक लगेगी ऑन यूट्यूब, ओके। लाइव लगेगी सारी क्लासेस, आप ध्यान से देख लेना। अब देखो 10 दिन रह गए तो आप आराम से पढ़ पाओगे और इजीली मैं आपको करवा दूंगी और लाइफ टाइम आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। वो लाइव क्लासेस लगेंगी। सो यही कहना चाहूंगी कि बेटर सपोर्ट करना, ओके। और जितना हो सके उस चीज को, नॉलेज को गेन करने की कोशिश करना, क्योंकि जो अपनी ग्रामर होता है ना, ग्रामर पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। क्योंकि देखो आजकल इंग्लिश चल रही है ना, इंग्लिश जो है हर, देखो मैं ये नहीं कहती कि इंग्लिश को प्रीफिक्स दो, मैं ये नहीं कहती कि उसको प्रायोरिटी दो, मैं ये नहीं कहूंगी, बट इंग्लिश को प्रायोरिटी चाहे ना दो, बट एटलीस्ट आपकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जितनी नॉलेज लो उतना कम, मैं यही कहने हर कोई यही कहेगा, अच्छा आदमी जो होगा, कि जितनी नॉलेज लो उतनी कम होती है। आप हिंदी को प्रायोरिटी दो, अपनी पंजाबी को प्रायोरिटी दो, राजस्थानी को प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन इंग्लिश सीखनी चाहिए। क्योंकि कल को आपको अगर मान लो भगवान करे कि आप सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में लग जाओ, बड़ी बड़ी जॉब्स पे लग जाओ, तो वहां पे अगर कोई इंटरनेशनल वर्क होगा या कोई मतलब बेसिकली भी अब आप देखोगे एप्लीकेशन नोटिस वगैरह सारे इंग्लिश में आते हैं, है ना। अब आपके जो ये नोटिस आए एग्जाम के, ये सारे इंग्लिश में आते हैं। सो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर की अच्छी नॉलेज होगी तो आप इजिली, चलो स्पीकिंग ना कर पाओगे तो राइटिंग को समझ तो पाओगे ना कि यहाँ पे लिखा क्या है, लिखने को तो इजीली समझ पाओगे। सो इसी वजह से जो आपकी क्लासेस लगेगी ना 5:30 से 6 बजे तक जो आपकी क्लास लगेगी लाइव, वो 6 क्लास के बच्चे से लेके ऑल ओवर जितने भी अपने ग्रेजुएशन से ऊपर भी जितने हैं सबके लिए वैल्यूएबल होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ 5:30 से 6 बजे आप आ जाना, ये इजीली होगी, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बेसिक बेसिक ही होती है, देखो बेसिक से ही आगे स्ट्रेंथ बनती होती है। ऐसी नहीं होती कि स्ट्रेंथ ही एक जन्म से स्ट्रेंथ होती है, नो। हमेशा बेसिक बेसिक टुकड़ों में ले जाके ही हम स्ट्रेंथ बनाते होते हैं। इसलिए बेसिक अपना पूरा मजबूत कर दोगे ना। अभी आप कहाँ पे हो, अभी तो बीए सेकंड ईयर में हो ना आप, अभी तो काफी आपने स्टडी करनी है, तो अभी आपका बेस ही चल रहा है, तो अभी आप बेस बना लोगे ना। अभी भी कोई टाइम अपने आप की कोई वो नहीं कह सकते बहुत देर हो चुकी है, नो, कोई देर नहीं हुई है। अभी भी आप अपना बेस बना लोगे तो आप इंग्लिश अच्छे से कर पाओगे। इंग्लिश कर पाओगे तो हो सकता है जर्मन फ्रेंच ये सब भी सीख लो, है ना। सो इसी के साथ मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच। और ये रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट है, ये आगे जितना हो सके आप इजीली करने की कोशिश को करेंगे। बाकी बता दूं यूनिट नंबर 3 है ना जो हमारी, ये आप मान के चलो एटलीस्ट 13 क्लास में 13-14 क्लासेस कंप्लीट इसकी होंगी। सो 3 लगी तो आप मान के 10 क्लासेस 10-11 क्लासेस मान के चलो आपकी रह गई है। वो अभी तो आपके 10 दिन तो अभी एग्जाम ही नहीं स्टार्ट होने, तो आपकी यूनिट 3 की टेंशन ना लेना, वो इजिली कंप्लीट हो जाएगी। और एग्जाम से पहले आपके सैंपल पेपर और एक मैराथन आपका लगा देंगे, वो टेंशन ना लो, वो यूट्यूब पे अपना इजिली हो जाएगा। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच। और जल्दी से जल्दी इन क्लासेस को, जितनी भी क्लासेस हैं, इनको शेयर कर दो ताकि दूसरों का भी भला हो सके, है ना। सो थैंक यू सो मच।